तो आज हम लोग तत्वों के वर्गीकरण गुणधर्मों की आवृत्तिता जो पाठ लगभग समाप्ति की ओर है उसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न है यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कार्बन से कम होती है, क्यों? मतलब नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है वो कार्बन से कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और कार्बन का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर 1s2 2s2 2p3, ये p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है और p उपकोष में 3 कक्षक या ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम तीनों में भरेंगे हुंड के नियम के अनुसार। और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इसका देखिए 1s2 2s2 2p2, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में जो p कक्षक है यह अर्धपूरित है, जो 3 कक्षक हैं अर्धपूरित मतलब हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब ये होता है कि प्रत्येक 3 कक्षक है तो तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हाफ फिल्ड कहा जाता है या अर्धपूरित कहा जाता है। और जब तीनों में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो इसको कहेंगे पूर्ण पूरित या फुल फिल्ड उसको कहा जाता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कोई भी कक्षक अर्धपूरित है या पूर्ण पूरित है, हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, तो वह ज़्यादा स्थायी होता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम नाइट्रोजन और कार्बन की थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो p उपकोष है, p कक्षक हैं, ये अर्धपूरित है, हाफ फिल्ड है, मतलब यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी है कार्बन के अपेक्षा। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहा गया, तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब देखिए किसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, जिसके लिए आसान होगा उसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मान लिया जाए नाइट्रोजन, तो 4 p उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद यह न तो आधा अर्धपूरित रहेगा न तो पूर्ण पूरित रहेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की परिस्थिति में एक कम स्थायी हो जाएगा। पहले ज़्यादा स्थायी था, इसकी स्टेबिलिटी जो है पहले ज़्यादा थी, अब जो है वो कम हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। इसलिए यह जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कम होगा। और कार्बन के केस में देखा जाए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये आपका p जो कक्षक है, p ऑर्बिटल है, वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो जब आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ज़्यादा एनर्जी उत्सर्जित होगी, रिलीज होगी, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होगी कार्बन की वो अधिक होगी और नाइट्रोजन की कम होगी। यही प्रश्न दिया गया था कि नाइट्रोजन का कम क्यों होता है, समझ में आ गया होगा। फिर एक और प्रश्न देखिएगा, अक्रिय गैसों का आयनन एंथैल्पी उच्च होता है, क्यों? आयनन एंथैल्पी का मतलब कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब आयनन एंथैल्पी डिपेंड करता है कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अधिक स्थायी है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, अर्थात अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अक्रिय गैस जो होते हैं, अगर हीलियम अपवाद को छोड़ दिया जाए कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 होता है और s भी पूरा आपका भरा हुआ है, तो शेष अक्रिय गैसें जैसे नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, सबके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है। मतलब अंतिम कोश पूर्ण होने के कारण वो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो स्टेबिलिटी है वो आपका जो है अधिक होता है।
तो अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होने के कारण अर्थात अंतिम कोष पूर्ण होने के कारण उनके अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हमको अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी तो कहेंगे कि उसका आयनन एंथैल्पी अधिक होगा, इसलिए अक्रिय गैसों का आयनन एंथैल्पी अधिक होता है। एक और प्रश्न देखेंगे, जैसे यदि फ्लोराइड आयन का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है तो दोनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है फ्लोरीन का, लेकिन जब माइनस लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई, और 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 8 आएगा। सोडियम के में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस लग गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8। मतलब दोनों के फ्लोराइड आयन हो चाहे सोडियम आयन हो, दोनों में कोषों की संख्या समान है, कोषों की संख्या समान है, परंतु नाभिक में जैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना है 9 है, तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी होती है। तो इसके नाभिक में 9 प्रोटॉन होंगे, और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होंगे। तो मतलब जो इसका नाभिक है वो अधिक धनावेशित होगा, और नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण सोडियम क्या करेगा, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन में क्या है, 9 ही प्रोटॉन है, तो यहाँ पर जो नाभिक और अंतिम कोष के बीच आकर्षण बल काम करेगा वो सोडियम की अपेक्षा कम काम करेगा। तो आकर्षण बल जब कम होगा तो साइज आपका बड़ा हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा, इसलिए फ्लोराइड आयन का जो आकार है वो सोडियम आयन से बड़ा होता है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हल कराए गए हैं। एक होमवर्क दिया गया है कि जो कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन को बढ़ते आकार के क्रम में लिखिए, माने किस आयन का आकार बड़ा है किसका छोटा है, इसको बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।